हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जब किसी कंडक्टिंग वायर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करती है तो कंडक्टर कुछ टाइम बाद हीट हो जाता है और हीट प्रोड्यूस करता है। इलेक्ट्रिक करंट के इसी इफेक्ट को हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू अ कंडक्टर इट जनरेट्स हीट ड्यू टू हिंड्रेंस कास्ड बाय द कंडक्टर टू द फ्लोइंग करंट। किसी वायर में करंट फ्लो होने की वजह से वो वायर उसमें फ्लो होने वाली करंट का अपोज करता है। इसी अपोज के अगेंस्ट इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करने के लिए वर्क करना पड़ता है जो उस वायर में हीट प्रोड्यूस करता है। द वर्क इन ओवरकमिंग द हिंड्रेंस टू द करंट जनरेट्स हीट इन दैट वायर। रेसिस्टेंस में करंट फ्लो होने की वजह से रेसिस्टेंस उसका अपोज करता है, उसका हिंड्रेंस करता है। इसी हिंड्रेंस के अगेंस्ट इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो होने के लिए कुछ वर्क करना पड़ता है जो कि उस वायर में हीट के फॉर्म में प्रोड्यूस होता है। हीटिंग इफेक्ट पर बेस्ड बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेंस हम डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक फ्यूज़ और इलेक्ट्रिक गीज़र। ये सारे ही करंट के हीटिंग इफेक्ट पर बेस्ड एप्लीकेंसेस हैं जो इलेक्ट्रिक एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। जब किसी सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करती है तो उसकी वजह से हीट प्रोड्यूस होना कॉमन है। बहुत सारे केसेस में ये यूज़फुल इलेक्ट्रिक एनर्जी का कुछ पार्ट हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है जो कि हमें नहीं चाहिए होता है। कई बार तो ऐसा होता है कि हीट प्रोड्यूस होने की वजह से सर्किट में लगे कंपोनेंट का टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है जिससे उनकी प्रॉपर्टी पर इफेक्ट पड़ता है, उसकी प्रॉपर्टीज चेंज हो सकती हैं। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। किसी वायर में करंट फ्लो होने पर जो हीट प्रोड्यूस होती है उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग की हेल्प से। इसको जेम्स प्रिस्कॉट जूल ने दिया था। इस लॉ के अकॉर्डिंग हीट प्रोड्यूस इन अ रेसिस्टेंस, किसी रेसिस्टेंस में जो हीट प्रोड्यूस होती है वो 3 फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। पहला, हीट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द करंट इन द रेसिस्टेंस। उस रेसिस्टेंस में जितने अमाउंट में करंट फ्लो हो रही है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हीट होता है। सेकंड है, हीट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेसिस्टेंस ऑफ द सर्किट। उस सर्किट में उस सर्किट का रेसिस्टेंस क्या है, उस सर्किट का रेसिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा उसमें हीट उतने ही ज़्यादा अमाउंट में फ्लो करेगी, प्रोड्यूस होगी। हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम फॉर विच इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज। जितने ज़्यादा समय तक इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगी उतने ज़्यादा अमाउंट में हीट प्रोड्यूस होगी। तो हीट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द करंट, हीट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेसिस्टेंस ऑफ द वायर और हीट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम। जितना ज़्यादा करंट फ्लो करेगी उतना ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी, जितना ज़्यादा वायर का रेसिस्टेंस होगा उतना ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी, और जितने ज़्यादा समय तक करंट फ्लो करेगी उतना ही ज़्यादा हीट उस वायर में प्रोड्यूस होगी। जब इन तीनों को कंबाइन करेंगे तो हमें मिलेगा हीट इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। ये किसी वायर में प्रोड्यूस होने वाली हीट का फार्मूला है। इसके थ्रू हम हीट को आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। जब वायर में आई करंट फ्लो कर रही हो, उस वायर का रेसिस्टेंस आर हो और टी समय तक करंट फ्लो कर रही है तो हीट जो प्रोड्यूस होती है वो होती है आई स्क्वायर आर टी। इस फार्मूले को हम और चेंज कर सकते हैं, रिप्लेसिंग आई आर विथ वी। अगर हम आई आर को वी के थ्रू रिप्लेस कर दें तो ये जो फार्मूला है वो कन्वर्ट हो जाता है दैट हीट, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, हीट इज इक्वल टू आई आर इंटू आई टी। जब इसको रीअरेंज करेंगे तो ये हो जाएगा वी आई टी। यहाँ पर ये जो आई आर है इसको हमने रिप्लेस कर दिया है वी से। आई आर की जगह जब हम वी लिख देंगे तो फार्मूला हो जाएगा वी आई टी। और दूसरा है कि जब हम आई स्क्वायर को रिप्लेस कर देंगे वी स्क्वायर आर से तो ये फार्मूला बन जाएगा वी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इंटू आर टी। एक आर से एक आर कट जाएगा, ये हो जाएगा वी स्क्वायर आर इंटू टी। तो हीट, किसी वायर में जो हीट प्रोड्यूस होती है उसके 3 फार्मूले हैं अपने पास। पहला है हीट इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, हीट इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। दूसरा है हीट इज इक्वल टू वी आई टी और तीसरा है हीट इज इक्वल टू हो जाएगा वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी। इन तीनों फार्मूले का यूज़ करके हम बहुत सारे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हैं।